पे ड्राई होता है, सबको मेरे को बोलता है, थोड़ा उठ जाता हूँ सोने के लिए वापस फिर चलिए पिछले क्लास का बताइए तो कहाँ तक हुआ था? अच्छा, फाइलम एनालिडा जनरल प्रॉपर्टी नंबर 7 होगा कि 8? 7 हैबिटेट से। हैबिटेट इसका एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल है। Aquatic and terrestrial both. Members are found in terrestrial habitat and in water both. एक चीज सोचिए, इनमें खैर जब इसका मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला हम लोग देखेंगे तब और ऐड करेंगे। अच्छा चलिए वहीं पे इसको डालेंगे। सीरियल नंबर 8 डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो ट्रू सिलोमेट है, इसके सिलोम की कहानी हम लोग देखे हैं, है ना। मेसोडर्म कैसे ऑर्गेनाइज करता है वो भी देख चुके हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सीरियल नंबर 9 रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है अभी भी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द नहीं, ऐसा नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कहें, ऐसे लिखिए डेडिकेटेड organs are absent. Exchange of gases at the level of body wall. बॉडी वॉल लेवल पे इसका गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी बॉडी वॉल इसका अलाउ करता है गैसेस एक्सचेंज को, डिफ्यूजन उसके थ्रू हो सकता है। और इसका रेस्पिरेशन कैसे होता है देखिए, फॉर द एक्वेटिक मेंबर्स इस तरफ बॉडी वॉल, ये हो गया वाटर, ऑक्सीजन इसमें ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन वाटर में से बॉडी वॉल को क्रॉस करके ब्लड में चला जाता है और यहां पहुंचा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकल के बॉडी वॉल को क्रॉस करके वाटर में चला आता है। तो इसीलिए ये जो बॉडी वॉल है एक्ट्स एज एन इंटरफेस
between the water and blood for gaseous exchange. गैसियस एक्सचेंज के लिए ये बॉडी वॉल एक इंटरफेस, एक मीडियम की तरह काम कर रहा है. इसके थ्रू वाटर में से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में जाएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसी के थ्रू बाहर निकल आएगा, वाटर में चला आएगा. अब यहाँ पे एक सवाल दिमाग में घूम सकता है, why oxygen will come into blood? The reason behind it is that the cells are there and they are using oxygen because they are aerobic, because the cells are animal cells. तो एनिमल सेल्स क्या करते हैं? एरोबिक होते हैं. इसीलिए वो जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड में से लेके, तो ब्लड में तो ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, कम हो जाएगा. इसलिए ब्लड ऑक्सीजन डेफिसिट होगा, तो बाहर वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर अधिक होगा. ठीक है, तो प्रेशर इस तरफ ज्यादा, इस तरफ कम. तो प्रेशर फ्लो करवाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इसलिए ऑक्सीजन का मूवमेंट वाटर में से बॉडी वॉल होते हुए ब्लड की ओर होगा. लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में बढ़ रहे हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. तो सेल्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा तो वो वहां से निकल के डिफ्यूज होके कहां आएगा? ब्लड में. अब ब्लड जब बॉडी वॉल के आसपास से गुजरेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में अधिक दिख रहा है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बॉडी वॉल के थ्रू वाटर में चला जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन, इसलिए ऐसा लिखा गया कि ये बॉडी वॉल एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ बॉडी वॉल. और यहाँ देखिए, बॉडी वॉल एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द वाटर एंड ब्लड फॉर गैसियस एक्सचेंज. ये किसके लिए बात कर रहे हैं? एक्वेटिक मेंबर्स के लिए. ठीक है, नाउ फॉर द टेरेस्ट्रियल मेंबर्स. टेरेस्ट्रियल मेंबर्स, और टेरेस्ट्रियल मेंबर्स में सबसे सुपरस्टार एग्जांपल है इसका अर्थवर्म. लाइक अर्थवर्म, ये लेयर हो गया वाटर ओवर बॉडी वॉल. ठीक है, हमेशा अर्थवर्म के बॉडी के ऊपर, केंचुआ के बॉडी के ऊपर मॉइस्चर रहता है, वाटर रहता है. ये हो गया बॉडी वॉल. इसको थोड़ा ब्रॉड दिखा रहे हैं जानबूझ के, ताकि लगे कि हाँ भाई इसके बॉडी वॉल में थोड़ी मोटाई है, हालांकि इतना नहीं, लेकिन समझने के लिए. और इधर हो गया ब्लड इन ब्लड वेसल. और इधर हो गया एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, नॉट द ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन. एटीएम, एटमॉस्फेयर इन शॉर्ट. तो ऑक्सीजन का प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा, तो एटमॉस्फेयर में अधिक होने के कारण ये कहां चलाएगा? बॉडी वॉल के ऊपर जो मॉइस्चर का लेयर है ना, उसमें. अब इसमें से ऑक्सीजन निकल के बॉडी वॉल के थ्रू ब्लड में जाएगा. ठीक है, तो याद रखिए, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकल के कहां आ रहा है? बॉडी वॉल के ऊपर जो मॉइस्चर है उसमें. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकल के बॉडी वॉल के ऊपर के मॉइस्चर लेयर में ऑक्सीजन एंटर कर रहा है. उसके बाद यहां से बॉडी वॉल के थ्रू, है ना, डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड वेसल के अंदर के ब्लड में पहुंच रहा है. ठीक है, तो यहां ऑक्सीजन आ गया. अब ये सर्कुलेट होगा, सेल्स को मिलेगा. तो सेल को जब ऑक्सीजन मिल जाएगा, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा. नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड वेसल थ्रू द बॉडी वॉल विल कम इनटू द वाटर लेयर ओवर द बॉडी वॉल. बॉडी वॉल के ऊपर जो वाटर लेयर है
वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और फिर यहां से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ जाएगा, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ एक स्टेप बढ़ जाता है, यहाँ एक स्टेप कम है। रीजन क्या है आप खुद सोचिए, इसके बॉडी तो पूरी तरह से वाटर में डिप्ड है, डूबे हुए हैं, तो इसको अपने शरीर पे मॉइस्चर रखने का जरूरत नहीं है। ये खुले आसमान के नीचे है ना, एयर के कांटेक्ट में, तो इसीलिए इसको मॉइस्चर रखने का जरूरत पड़ता है। मॉइस्चर इसे कई तरीके से हेल्प करता है। एक तो ये हो गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में मदद करता है, दूसरा एक्सक्रीशन में मदद करता है, और तीसरा सबसे बड़ी बात, इसके स्किन को मॉइस्ट रखता है ताकि इसका स्किन ड्राई आउट ना हो और ये मर ना जाए। तो कई तरीके से इसे हेल्प करता है वाटर, और इसीलिए प्राइमरीली एक्सक्रीशन के लिए इसे बॉडी के ऊपर वाटर रखने का जरूरत पड़ता है। सो दैट थीम ऑल्सो हेल्प्स इट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो एक्वेटिक वाले का ये मैकेनिज्म, टेरेस्ट्रियल वाले का ये मैकेनिज्म, इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं। जो डायग्राम है, डायग्राम सेल्फ सफिशिएंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, हम लोग को समझने से मतलब है, अगर पूछेगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिगर के बारे में बोल देंगे, फिगर diagram showing gaseous exchange between atmosphere and the blood in annelids of aquatic and terrestrial origin। यहां तक नोट कीजिए। वो जो है कल जो एग्जांपल, मतलब लास्ट क्लास में जो एग्जांपल दिए थे ना, ट्राइचुरिस और ट्राइचिनेला, इनको ए फास्फिडिया में कर दीजिएगा, इनको ए फास्फिडिया में कर दीजिएगा, और फास्फिडिया वाले में वहां ए हटाना और एक जगह ए जोड़ना होगा। और जो विचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, जिस एग्जांपल में फाइलेरिया वर्म है ना, राउंड वर्म है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, इनको फास्फिडिया वाले में डाल दीजिएगा। इसका ए फास्फिडिया अगर हो गया होगा तो ए हटा दीजिएगा, फास्फिडिया में होंगे। तुमको लगा कि ओवरलैप हुआ है, एनीवे हो गया, छोटा सा एग्जाम करेक्शन था। अब आते हैं हम लोग, ये सीरियल नंबर कितना था, रेस्पिरेशन 9, सीरियल नंबर 10, सर्कुलेटरी सिस्टम। और भाई सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है प्रेजेंट, इट हैज, यानी दिस फाइलम हैज ओपन not open, this phylum has closed circulatory system। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है, इसका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो क्लोज चैनल में, चारों तरफ से ढके हुए चैनल यानी ट्यूब में बहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ह्यूमन का ब्लड कैसे में फ्लो करता है, वेन्स में, आर्टरीज में, ये चारों तरफ से लॉक होते हैं ना, बस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो पाइप कैसा होता है, चारों तरफ से बंद और बीच में खाली जगह होता है, उसके थ्रू फ्लो कर सकता है। उसी तरह इसमें भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में यानी क्लोज्ड ट्यूब्स में ब्लड फ्लो करता है, नॉट इन द ओपन चैनल्स। ठीक है, तो इसीलिए
इसको कहते हैं, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज टाइप कहलाता है। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। दे हैव वेसल्स फॉर द फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्टेबल फ्लूइड, यानी कि ब्लड। तो ये भी यहां कंफर्म किया जा रहा है कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड उपस्थित होता है। दे हैव ब्लड प्रेजेंट। सो द सर्कुलेटरी फ्लूइड इज ब्लड, और इसीलिए इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। दैट इज इट। तो सीरियल नंबर 2 को हम लोग एक्सप्लेन किए, इसका क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। तीसरा, दे हैव पंप फॉर सर्कुलेशन, दैट इज हार्ट, यानी इसमें हार्ट भी प्रेजेंट है। सो हार्ट प्रेजेंट, ऐसे नहीं होगा, हार्ट इज प्रेजेंट। ठीक है। अब भाई हार्ट कैसा होता है? तो दे हैव ट्यूब्यूलर, TUBULAR, ट्यूब्यूलर हार्ट, और एक नहीं कई होते हैं ट्यूब्यूलर हार्ट्स, कैपेबल ऑफ पंपिंग ब्लड। और कितने होते हैं? 2 पेयर्स इन जनरल। As for example in earthworm, तो अर्थवर्म को अगर हम लोग मॉडल रिप्रेजेंटेटिव मान लें एनेलिडा का, मोस्ट कॉमनली यही पाए जाते हैं। तो अर्थवर्म में जैसा होता है उसी को हम लोग एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव की तरह रखते हैं, और उसमें हार्ट होता है 4, 2 जोड़े। ठीक है। और ये ट्यूब का ही, इसका जो सर्कुलेटरी ट्यूब है यानी ब्लड वेसल है, उस सर्कुलेटरी ट्यूब का ही एक हिस्सा है जो कि हार्ट की तरह काम करने लगता है। उसमें पंप करने का कैपेसिटी होता है, पंपिंग मसल्स हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसका हार्ट इसमें उपस्थित है। और ये हार्ट किस तरह का है? तो ट्यूब्यूलर हार्ट। ठीक है। और भी इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसे यूनिक बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम तभी काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम तभी काम कर रहा है, ये क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम तभी काम कर रहा है जब इसे सर्कुलेटरी सिस्टम का बैकअप हासिल है। यानी ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तभी इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के वजह से इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फाइनली वर्क कर रहा है। राइट। इसको मिटाएं, तब तक आप ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा रुक जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाएं। सीरियल नंबर 5 एक ही बार में लिखिएगा। और सीरियल नंबर 5, ब्लड इसका रेड कलर का होता है। ब्लड इज रेड इन कलर, COLOUR, color, and is due to हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन होता है और इसीलिए इसका ब्लड रेड कलर का होता है। लेकिन आरबीसी नहीं होता, रेड ब्लड सेल नहीं होता है। नो आरबीसी आर प्रेजेंट। तो फिर ये सवाल उठेगा, तो फिर इसका हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? आरबीसी में होना चाहिए, आरबीसी तो है नहीं। तो इसका हीमोग्लोबिन इसके प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है।
Serial number 7, their HB stands for hemoglobin, यही लिख दीजिए HB ताकि आगे आप HB लिख सके. Their hemoglobin is dissolved in blood plasma. इनका हीमोग्लोबिन इनके ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता. ठीक है, बहुत जानकारी हो गया, इतना नोट कर सकते हैं. अब आइए आगे बढ़े सीरियल नंबर 11 की ओर, और ये होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम. और देखते जाइए. इससे पहले कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर बढ़े, इसमें एक कमेंट हम लोग देना चाहेंगे. बताइए, तो इसके पहले किसी भी एनिमल फाइलम में हम लोग ब्लड एज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड पाए हैं क्या? नहीं. क्या किसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है क्या? नहीं. अच्छा, हीमोग्लोबिन को कहा क्या जाता है? आई मीन कि जैसे ये फैन है, राइट? फैन है तो है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम फैन है, पर ये करता क्या है? क्या कहते हैं? एयर ब्लो करता है, हवा फेंकता है. तो एयर ब्लो करने के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? फैन हो सकते हैं, पेडेस्ट्रल हो सकता है, जमीन पे रखा हुआ फैन है ना, कूलर हो सकता है, बड़ा वाला जो कूलर होता है वो भी तो हवा फेंकता है. तो हवा ब्लो करने के लिए हमारे पास 2-3 तरह के ऑप्शंस हैं. पेडेस्ट्रियल फैन्स हैं, कूलर्स हैं, ये सीलिंग फैन है. तो हमने यहां सीलिंग फैन लगा रखा है. ठीक है. उसी तरीके से हीमोग्लोबिन जो यहां पे है, ये क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन तो हो गया, हीमोग्लोबिन के बारे में भी जानते हैं, इट इज अ प्रोटीन, है ना. ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है. तो क्या हो गया? इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इसको कहेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ये काम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस में है? रेस्पिरेशन में. तो इसीलिए ये रेस्पिरेशन का एक मटेरियल है. पिगमेंट मतलब कलरफुल मॉलिक्यूल. सो इट इज रेड इन कलर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. तो कमेंट में हम लोग जोड़ेंगे. 7 तक हुआ था ना. 8, द respiratory pigment in them is HB, stands for hemoglobin, or noted by यानी important point, this is the first animal phylum having a definite respiratory pigment. This is the first animal phylum having a definite respiratory pigment. ठीक है. अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, या ऐसे कहें, प्रेजेंट क्यों कहेंगे? नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, किडनी वगैरह नहीं है प्रेजेंट. एब्सेंट कहें, एब्सेंट. दूसरा, दे हैव फॉर excretion a definite structure nephridia.
is present. अब देखिए, पहले प्लेटीहेल्मिन्थस की बात किए थे, उसमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर था? फ्लेम सेल्स। उसके बाद हम लोग आए किसमें? एस्केलमेंथस। उसमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर था? एच शेप्ड सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनेट सेल। और ये हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया। ठीक है, सीरियल नंबर 3, दे एक्सक्रीट ammonia, however earthworm can excrete urea also, hence it is used in वर्मी कंपोस्टिंग। नाम सुने वर्मी कंपोस्टिंग का? वर्मी कंपोस्टिंग का नाम सुने? नहीं, कोई नहीं। आप सुने हैं ना? क्या होता है बता सकते हैं? कुछ आइडिया? वेस्ट, हाँ, डिकम्पोज करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, पर ये बेनिफिशियल भी है दो तरीके से। एक तो आप जो बताया कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अर्थवर्म के मदद से हम लोग डिकम्पोज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये जो अपना एक्सक्रीटरी मैटर रिलीज करता है उसमें यूरिया भी ऐड करता है। तो अगर इसके एक्सक्रीटरी मैटर को हम लोग कलेक्ट करें और एज ए मैन्योर यूज करें, यानी कल्टीवेशन के पहले सॉइल के साथ अगर इसका एक्सक्रीटरी मैटर मिक्स कर दे, इट कुड सेव मिलियंस ऑफ रुपीज विच वी यूज फॉर यूरिया परचेसिंग। हम कभी भी खेती करने जाते हैं तो यूरिया छिड़काव करते ही करते हैं, है ना? तो अगर अर्थवर्म का भारी तरीके से अगर यूज करें तो इससे जितना एक्सक्रीटरी मैटर निकलेगा, जो रिफ्यूज निकलेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मैटर निकलेगा, उसमें भरपूर मात्रा में यूरिया रहेगा। और इसको अगर जमीन में हम लोग मिक्स करते हैं, है ना, तो ये एक अच्छा मैन्योर बन सकता है और हमारे यूरिया का कॉस्ट कट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्शन चीपर होगा। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। और वर्मी कंपोस्टिंग यही है। ऐसे तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर अर्थवर्म के मदद से करते हैं तो ये हमें डुअल बेनिफिट देता है। एक, रेट ऑफ डिग्रेडेशन या रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट बिकम्स फास्टर। ये एनिमल है, जो काम वो 3 महीने में करता है 15 दिन में कर देगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो उससे बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होगा वो तो सॉइल हो गया, इससे भी डाइजेशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बाहर निकल के आएगा वो भी सॉइल होगा। लेकिन इसमें और उसमें अंतर ये होगा कि अर्थवर्म के द्वारा निकाले गए सॉइल में यूरिया भी प्रेजेंट होगा। दैट इज व्हाई इट इज मोर बेनिफिशियल। सो व्हाट वी कम टू नो फ्रॉम हियर, एक्सक्रीशन में ऐसे तो अमोनिया इसका चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं लाइक द अर्थवर्म, दे कैन excrete urea also but ammonia as well। अमोनिया भी रिलीज करते हैं, यूरिया भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो दे आर एमोनोटेलिक एज वेल एज यूरियोटेलिक, बट मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर एमोनोटेलिक। यहां तक हो गया? यहां हम लोग जोड़ेंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स are monotelic or ammonotelic
but some like earthworm are ureotelic and ammonotelic both. Are ureotelic and ammonotelic both. नोट कीजिए. कैसे बनाते हैं उसको बाल? नहीं, जैसे काढ़ा बनाते हैं उस तरीके से बनाना चाहिए. गर्म हो जाने के बाद ऑफ करके उसमें पत्ती डाल के ढक देना चाहिए. इट विल टेक टाइम 5 to 10 minutes, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे निकोटीन डिजोल्व हो जाता है. एंड दैट इज वर्स्ट पार्ट. हम लोग को निकोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए. क्लास के बाद अच्छे से बता दो। यहाँ तक हो गया. Noted by we done. Okay. सीरियल नंबर 11 के बाद 12. मूवमेंट. अब सुनिए. This group has locomotory structures. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. लोकोमोशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो उस काम के लिए जो स्ट्रक्चर है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहलाएंगे. तो दिस ग्रुप हैज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स फॉर aquatic animals या फॉर aquatic members, जो पानी में रहने वाले हैं. फॉर द aquatic members there is parapodia, 2 per segment present for swimming. इसमें क्या होता है? पैरापोडिया प्रेजेंट होगा तैरने के लिए. प्रत्येक सेगमेंट में 2-2 यानी एक जोड़ा पैरापेडिया, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसा करके निकला हुआ होगा और उसके मदद से ये तैरता है. फॉर द टेरेस्ट्रियल मेंबर्स देयर आर ventrally exposed structures called CT for crawling like action. रेंगने के लिए, क्रॉल करने के लिए टेरेस्ट्रियल मेंबर्स में वेंट्रल सरफेस में यानी सामने के तरफ चेस्ट वाले रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है सीटी, वो प्रेजेंट होता है. सीटी आर प्रेजेंट अपॉन every segment noted by parapodia
and CT are absent on first and last segments. पहले और आखिरी सेगमेंट को छोड़ के सभी सेगमेंट्स में सीटी और पैरापोडिया हुआ करते हैं. ठीक है, तो इसके मूवमेंट के लिए जरूरी है. और ये पहला है जो कि डेडिकेटेड स्ट्रक्चर रखता है मूवमेंट के लिए. फिर से नोटेड बाई नंबर 1 हो गया. नोटेड बाई नंबर 2, दिस इज द फर्स्ट एनिमल फाइलम having dedicated locomotory structure. लोकोमोशन के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना, ये पहला फाइलम है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है. Serial number 13, nervous system present more developed than nematodes. Brain present as two ring-like structures over the pharynx. Nerve cords with nerve branches, branches, branches are present. फिर से देखिए, ventrally, ventral surface पे ventrally and supply to every segment. यानी फेरिंग्स पर रिंग लाइक गैंग्लियोनिक रिंग, ऑफ कोर्स गैंग्लियोनिक रिंग लाइक ब्रेन होता है, और वेंट्रल सरफेस फ्रंट साइड में नर्व कॉर्ड्स आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, और उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं नर्व्स के, और वो ब्रांचेस प्रत्येक सेगमेंट को डिलीवर्ड होता है. यानी ये प्रत्येक सेगमेंट से सेंसेशन प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक सेगमेंट को सेंसेशन दे भी सकता है. ठीक है, तो डेवलप्ड है काफी. दे हैव लाइट सेंसिटिविटी, लाइट को सेंस कर सकते हैं, यानी इसे कहेंगे फोटो रिसेप्टर. प्रेजेंट सॉल्ट सेंसिटिविटी in terrestrial animals या एनिमल मेंबर्स. एटसेट्रा.
यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए, इसके बाद इसका जो सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरे फाइलम के एनिमल से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें शायद ही कोई मेंबर है जिसमें रीजनरेशन होता है। अदरवाइज asexual reproduction is completely absent in the phylum Annelida। यहाँ से एनेलिड्स में से क्या हो रहा है, asexual reproduction लगभग बंद है। सीरियल नंबर 14, asexual, सॉरी बेटर होगा सेक्सुअल, ओहो, नॉट द asexual और sexual reproduction। First type, asexual reproduction, absent. However, some species of Annelida have regeneration power, यानी जितने टुकड़े बनेंगे वो सभी टुकड़े एक नए एनिमल में, नए वॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द डुगेसिया प्लेनेरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, Polychaeta are showing सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब देखिए नया टर्म आया, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्ट्रक्चर, बाहर से जो दिखे, स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड एक्सटर्नली, उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। डाया मीन्स टू काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर देयर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सो they have unisexual character, hence the polychaetes are dioecious, यानी इनका मेल और फीमेल मेंबर अलग होगा, इसमें डायोसियस होता है। तो पॉलीकीटा में फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओलिगोकीटा and Hirudinea don't have sexual dimorphism, hence they are bisexual।
और बाइसेक्सुअल होने का मतलब है मोनोसियस, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही एनिमल में होंगे। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या मामला है? तो कहता है क्या, ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड टू वर्म्स come together and transfer sperm packets to each other। यानी वर्म ए से वर्म बी में और वर्म बी का वर्म ए में स्पर्म पैकेट ट्रांसफर होगा। इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है इसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल तो है लेकिन अपना ही मेल गैमेट अपने ही फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे का मेल गैमेट पहले के फीमेल गैमेट को और पहले का फीमेल गैमेट मेल गैमेट दूसरे के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। तो है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन दोनों ऑर्गेन, दोनों प्रकार के ऑर्गेन एक ही एनिमल में होते हुए भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, जो कि हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थस में पाते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस यानी कि मतलब मेल और फीमेल के बीच में डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव अप्रोच मैटिंग, ये हम लोग देखते हैं किसमें होता है, एस्केल्मिन्थस, उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। इसमें एक में मेल और फीमेल अलग है, दूसरे में मेल और फीमेल एक ही है, होने के बावजूद ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता। ठीक है, सी डेवलपमेंट many have indirect and many have direct development। earthworm has direct development। बेबी वर्म में कोई भी नया ऑर्गेन नहीं अपेयर होता और एडल्ट वर्म में वैसा ही रहता है, बस साइज ऑफ द ऑर्गेन्स बढ़ जाता है। जैसे कि ह्यूमन में होता है, हाथ पांव माथा नाक कान सब बड़ा हो जाता है। छोटा बच्चा में जितना साइज का रहता है बड़े में बढ़ते हैं उनके साइज, लेकिन कोई भी नया ऑर्गन आता है क्या? नहीं। कोई ऑर्गन जो बेबी में है वो एडल्ट में गायब होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड अर्थवर्म हैज दैट। ठीक है, अब इसका एक चीज रह गया, वो है क्लास बेस्ड एग्जांपल्स। अब देखिए क्लास बेस्ड एग्जांपल्स। क्लास नंबर 1 क्या लिखे हैं? पॉलीकीटा। एग्जाम्पल इसमें नेरिस। क्लास 2 ओलिगोकीटा, इसमें आएगा
अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्थुमा, ग्रेट साउथ इंडियन अर्थवर्म, मेगास्कोलेक्स, यूरोपियन अर्थवर्म, लुम्ब्रिकस, etc. Class number 3, Hirudinea. Leech, Hirudinaria, हिरूडा, एटसेट्रा. कई वेराइटीज है, कई स्पीसीज है. तो हिरुडिनारिया और हिरूडा एटसेट्रा ये सभी लीच कहलाते हैं. यहाँ हम लोग कमेंट देंगे. द एनिमल्स of Oligochaeta class are called earthworms. The animals of Hirudinea class are called leeches. LEACH होगा. LEACHES, leeches. Noted by leeches have in their saliva an anticoagulant that stops clotting of blood. इसके सलाइवा में एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन पाया जाता है. इसके वजह से क्या होता है, जब ये लीच अटैक करता है ना एनिमल्स को, स्पेशली मैमल्स को, तो क्या होता है उसके वुंड क्रिएट करने की वजह से जो ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है वो ब्लड ना क्लॉट नहीं करता, लगातार वहां से ब्लड रिसता रहता है बिकॉज ऑफ देयर एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट इन देयर सलाइवा. ठीक है. So this is the importance behind them. यहाँ तक नोट कीजिए.